हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर दे विल बी गोइंग टू 12th और जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अगर 11th स्टार्ट पहले से कर दिया है तो उनका 11th वाला सिलेबस फिनिश हो गया है और अब वो अपना 12th का सिलेबस 11th में रहते हुए शुरू करना चाहते हैं ताकि उनको एक एज रहे बाकी जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर, बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर, ताकि उनका कोर्स पहले फिनिश हो जाए और जो बचा हुआ टाइम है उसको वो यूटिलाइज कर पाएँ एक जम के प्रिपरेशन करने के लिए, जम के प्रैक्टिस करने के लिए। एंड एक बहुत सॉलिड रिवीजन पंच अगर लास्ट में मिल जाता है तो उससे रैंक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जाता है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर आईआईटी जेईई 2026 एस्पिरेंट्स और टीम कंपटीशन लेके आया है प्रखर बैच विच इज़ फॉर 12th क्लास सिलेबस जेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये उन बच्चों के लिए वापस जो 11th से 12th में मूव करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट कोर्स लॉन्च बाय टीम कंपटीशन फॉर जेईई 2026। जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे होंगे वो 25 से 26 में 12th में पढ़ेंगे और 26 में वो बोर्ड के एग्जाम भी देंगे एज वेल एज जेई का एग्जाम भी देंगे। तो उन बच्चों के लिए दूसरा पॉइंट्स टू पॉन्डर, अभी बच्चों ने जैसे 11th में प्रिपरेशन करके कुछ डेफिनेटली उनका जिसे बोलते हैं ना कि इंसाइट उन्हें मिला होगा प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। शुरू में हो सकता है काफ़ी हिकअप्स भी आए हों, थोड़ा बहुत हो सकता है रफ पैच भी रहा हो। तो जो 12th है उसमें उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में चलना चाहिए, उनके बारे में वी विल टॉक अबाउट। थर्ड इज अगेन डू एंड डोंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। 11th के कंपेरिजन में 12th इज गोइंग टू बी मोर हेक्टिक और वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होंगे क्योंकि बोर्ड का भी एक प्रेशर होगा। तो उसके बारे में भी हम एक बार बात करेंगे। एंड लास्ट में फोर्थ पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट कोर्स फीचर इन डिटेल्स, मतलब जो प्रखर 2 है उसकी हेल्प से आप कैसे एज ले सकते हो बाकी कॉम्पिटिटर के ऊपर, उसके बारे में वी विल डिस्कस। सो बैच का नाम है प्रखर 2। तो प्रखर 2 उन बच्चों के लिए जिनका 11th का कोर्स खत्म हो चुका है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर मान लें 11th के एक आध चैप्टर बचे हुए हैं तो अभी से अगर वो 12th स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस बैच में जो फ्रीक्वेंसी है वो वीक में 3 दिन रहेगा और अगर एक आध चैप्टर बचा हुआ है तो वो साथ के साथ 11th का चैप्टर भी निपटा सकते हैं। अर्ली स्टार्ट करने से ऑफकोर्स उनके पास एक एडवांटेज रहेगा कि कोर्स जल्दी फिनिश होगा। तो 12th में दे विल बी रिलैक्स्ड क्योंकि एक ज़्यादा टाइम के ऊपर उनको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो लास्ट में रिवीजन सॉलिड कर सकते हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट इज फॉर आईआईटी जेईई 2026 मेंस एंड एडवांस दोनों का प्रिपरेशन ऑफ कोर्स कराया जाएगा। तो जो बैच का स्टार्टिंग डेट है दैट इज 2 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट होगा। एंड डेट जो है मतलब क्लासेस जो शेड्यूल होगा इसमें लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर्स आएंगे, वो 30th नवंबर तक खत्म हो जाएगा। तो पूरा दिसंबर और हाफ ऑफ जनवरी विल बी अवेलेबल टू देम फॉर रिवीजन पर्पज एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। वैसे जो इस बैच का एक्सेस है वो तो ऑफकोर्स जब तक जेई का 2026 में एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास इस बैच का एक्सेस रहेगा। बस यहाँ तक क्लासेस जिसे हम शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल क्लासेस जो वीडियो लेक्चर्स हैं दैट विल बी गेटिंग टिल 30th नवंबर। उसके बाद भी ऑफकोर्स आपके पास डैशबोर्ड रहेगा, उसमें सारे लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। तो अगर किसी का कोई चैप्टर छूट गया है या उसको वापस रिवाइज करना है तो दैट फैसिलिटी विल बी देयर। बट ये है कि क्लास की जो शेड्यूलिंग होती है हमारी तरफ से वो 30th नवंबर को खत्म हो जाएगा। बट सारे रिसोर्सेज आपके पास एडवांस तक का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट इज कोर्स फीस इज 28,900। जो इस सेशन की फीस है वही आगे हमने इस बैच के लिए उतना ही रखा है अभी। एंड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली अभी से लेके अप्रैल तक तो 3 डेज पर वीक आएगा और आगे चल के 4 and 5 डेज पर वीक भी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस टू द बैच मैंने बोल दिया है कि जेई एडवांस का रहेगा। अगर इस बैच के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं 7410900901। लास्ट में 901 की जगह 906 908, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे। ठीक है, कोर्स अवेलेबल ऑन एजू कॉम्पिटिशन ऐप एंड www.online.competition.com और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में चलने चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्ली जेई मेंस इन 2026, इसका मतलब ये कि आजकल मेंस 2 बार होता है और एक जनवरी में होगा 2026 में और दूसरा अप्रैल में होगा। जनवरी वाला जो मेंस है उसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कोर्स ही खत्म नहीं होता है, स्पेशली जो 12th पास वाले बच्चे होते हैं उनका कोर्स खत्म नहीं होता है, काफ़ी कम बच्चों का कोर्स खत्म हो पाता है। प्लस 12th में भी बहुत सारे बच्चे जो सीरियस नहीं होते हैं, जो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनका भी कोर्स में लास्ट में
या तो रिवीजन नहीं हो रहा या फिर प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुआ। तो इसलिए जनवरी वाले में यूजली ये देखा गया है पिछले कई सालों से कि जो बच्चे की जनवरी में परसेंटाइल आता है वही उसका बेस्ट परसेंटाइल होता है। आगे चल के वो और ज़्यादा मेहनत करके ऐसा देखा गया है कि बच्चा अप्रैल वाले अटेम्प्ट में और ज़्यादा मार्क्स लाता है, बट मैक्सिमम टाइम पे उसका जो परसेंटाइल है वो कम और हो जाता है, बिकॉज अप्रैल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट कर देता है, ये ठीक है, अभी से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि ऑफकोर्स 11वीं का जो कोर्स पोर्शन है उसका वो फिनिश होना चाहिए, तभी 12th स्टार्ट करने का कोई फायदा है। अगर किसी बच्चे का मान लिया 11वीं ही 30-40% बचता है तो फिर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देन प्रिपरेशन विल बिकम हैफ हेजर्ड। बट अगर किसी बच्चे ने 11वीं फिनिश कर लिया है या फिर लगभग फिनिश करने वाला, या फिर कोई बच्चा बोलता है कि मेरी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है, तो फिर उस बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस बैच की फ्रीक्वेंसी अप्रैल तक 3 दिन ही रहेगी वीक में। बचे हुए दिन में आप 11वीं का चीज पॉलिश कर सकते हो, लूप होल्स को प्लग कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे 12th तो हमारा अप्रैल में स्टार्ट होगा क्लासेस, तो तभी से हम जेई का तैयारी भी करेंगे। तो अभी से लेके जो अप्रैल तक का टाइम है वो मोरलेस वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो अपनी पूरी एफिशिएंसी पे यूज नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लिया कोर्स फिनिश हो गया है या कोर्स फिनिश होने के कगार पे है 11वीं वाला, तो अभी से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। देन 12th विल बी मोर हेक्टिक देन 11th, सो बी प्रिपेयर मेंटली। ऑफ कोर्स 11वीं में तो जैसे बच्चा 10th से जब 11वीं में आता है तो काफ़ी बड़ा ह्यूज जंप आता है, तो 11वीं में शुरू में थोड़ा स्लो स्लो भी पढ़ाया जाता है, आराम आराम से, खूब एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर करके। बट जो भी सिलेबस है वो तो हमें इन 2 सालों में ही फिनिश करना है। स्पेशली इन मैथमेटिक्स 11वीं वाले जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टरों का काफ़ी यूज आता है 12th वाले चैप्टर्स में। तो जो मेन पोर्शन है वो 12th वाला है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कवर होंगे। तो 12th इज गोइंग टू बी मोर हेक्टिक। फिर एक थोड़ा सा एडेड प्रेशर और आ जाता है बच्चे के ऊपर, जो कि इस साल बोर्ड देना है। तो अगर कोई बच्चा पहले से स्टार्ट करता है तो किसी भी तरह का जो, मान लिया कोई बच्चा एक वीक के लिए बीमार पड़ गया, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, या फिर कहीं जाना पड़ गया, तो इस तरह की चीज़ों का इंश्योरेंस मिल जाता है उसको अगर वो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ डेज ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, मैनेजिंग स्कूल एंड जेई प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। ऑफकोर्स पहली बात तो अगर पॉसिबल है तो हमें स्कूल मतलब मिनिमम जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जाके हमारा जो टाइम है उसमें वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है। अगर कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है और अगर उसकी एवरेज सी भी तैयारी है तो भी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और उसका स्कूल में अच्छा मार्क्स आ जाएगा एटलीस्ट इन पीसीएम, और बाकी 2 सब्जेक्ट खुद पढ़ के हो जाएगा। बट स्कूल में मतलब इसको ऐसे समझो कि सेम आई के 2 बच्चे एक स्कूल जा रहे हैं एक नहीं जा रहे, तो जो जा रहा है उसका डेली 4-5 आवर्स का लेस इनपुट होगा जेई की प्रिपरेशन के लिए। फिर भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि स्कूल जाना ही पड़ता है, ठीक है, तो उसके साथ प्रिपरेशन मैनेज करना डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट टास्क है। करते हैं बच्चे, बट डेफिनेटली जो उनका पोटेंशियल है रैंक लाने का उससे फिर नीचे रैंक आता है। तो अगर किसी का सिलेबस अभी फिनिश हो गया है तो अभी से स्टार्ट करना से वो एक उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा 12th के अंदर, क्योंकि 12th इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। जैसा मैंने बोला कि अगर आप बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो 6-7 आवर्स तो स्कूल में रहना, फिर जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो डेली अगर 3 लेक्चर देखता है 1.5 आवर ईच के, तो 4.5 आवर्स के लेक्चर होते हैं, जिसको देखने में यूजली 5 to 6 आवर्स लगता है बच्चे को। फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है, फिर उसके बाद रिवीजन भी करना है। तो अगर हमारे पास ज़्यादा स्प्रेड ऑफ मंथ्स मिलेगा और अभी से लेके 12th तक का जो पोर्शन है उसमें स्कूल में भी रिलेटिवली बहुत कम लोड होगा, तो इट विल बी ए वेरी वाइज मूव कि कोई बच्चा अभी मेजर पोर्शन अगर कवर कर लेता है तो 12th उसकी रिलेटिवली रिलैक्स्ड रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने बोला कि अगर 11th पोर्शन कंप्लीट नहीं है किसी बच्चे का तो फिर उसको ऐसे जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो उसको पहले प्रॉपरली 11th करना चाहिए, फिर उसी के बाद में 12th में जाए। तो इसको मैं मोटा मोटा ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर 11th का पोर्शन किसी का भी 70-80% से कम अभी कंप्लीटेड है तो फिर ही शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग फर्स्ट 11th वाला पोर्शन, देन ही शुड स्टार्ट जो भी अपना 12th का प्रिपरेशन है। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि किसी का 50% कंप्लीट हुआ होगा 11th, वो भी सोचने लगता है मैं बैच अभी से ले लूँ क्या, तो नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज ज़्यादा अवेलेबल है तो उन ज़्यादा नंबर ऑफ डेज में 11th का जो बैकलॉग है उसको पहले कवर करो, तो दैट वुड बी अ बेटर कंडीशन। अगर आपका 11th 90% के आसपास हो गया है, या और कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि मेरा 11th का पोर्शन खत्म हो गया है बट मेरी प्रैक्टिस कम है, इस तरह की चीज़ में आप ये बैच ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप
मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो हो सकता है आपका बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाए, और जो जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से रैंक आए। क्योंकि ये मैंने देखा है पिछले अपने 20 साल के करियर में कि बच्चे ये यूजली गलतियां करते हैं जिनकी वजह से जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल होता है रैंक लाने का, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले फिक्स वन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एंड फॉलो इट कम्प्लीटली। आजकल जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल हैं। तो बच्चा क्या करता है कि कहीं पे मान लिया एक जगह पढ़ना चालू किया, और अगर उसे थोड़ी सी दिक्कत हुई, अब दिक्कत इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है, टीचर में भी हो सकती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। इसीलिए पहले हमें बहुत अच्छी तरह रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कहाँ पे मेरा मैक्सिमम फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे जेई की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल आसान भी नहीं है, आपको दिमाग पे जोर भी डालना पड़ेगा। तो अगर आप वो सब करने के बाद भी दिक्कत है, तो यू नीड टू एनालाइज की प्रॉब्लम आपके अंदर तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेहनत से बचना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपना बहुत अच्छी तरह रिसर्च करो, बट एक रिसोर्स अगर आपने फिक्स कर लिया फिर उसी को कंप्लीटली फॉलो करो। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि एक रिसोर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, थोड़े दिनों बाद वो चेंज करके दूसरे रिसोर्स के साथ चालू हुए, तो जो एक टाइम जो वेस्ट हो गया, ये ठीक है, उससे एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स अवेलेबल टाइम कम होने से उसका जो पोटेंशियल रैंक है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बच्चा अगर एक दो बार ऐसे जंप मार ले फिर तो उसका थोड़े दिन बाद उसे फिर यही फील होने लगता है कि प्रिपरेशन छोड़ो, ड्रॉप लेके करेंगे। सेकेंड थिंग, डू नॉट रन आफ्टर मैनी बुक्स एंड मटेरियल। अगर किसी भी आपने एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो मोस्ट वाली दे विल प्रोवाइड यू इंटायर मटेरियल। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप कंपटीशन के अंदर ज्वाइन करते हो तो किसी भी रैंक को आप एस्पायर कर रहे हो, मटेरियल की और बाकी सारा जो इकोसिस्टम है उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती है टेस्ट देने की, ताकि बच्चे का जो टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज हो केवल पढ़ने में। उसे तो नॉलेज गेन करने में उसका सारा टाइम लगना चाहिए ऑफ कोर्स। अगर वो रिसोर्स हंटिंग कर रहा है या फिर कहीं से बुक्स ढूंढ रहा है, क्योंकि बुक्स में भी फिर 50 तरह की दिक्कत आएंगी कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं, कौन से छोड़ू। फिर अगर हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर लेना, फिर उसमें दिक्कत इस तरह की आती है कि बच्चा 12th वाला जो है स्पेशली वो तो कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहा है, और जेई में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगे होते हैं, तो आगे वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है उस चैप्टर में अभी लगा हो, तो फिर बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये मेरे से नहीं हो रहा है या फिर अभी इससे रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ी नहीं। तो इस तरह की जो दिक्कत है, और आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जैसे हम कंपटीशन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मटेरियल है वो इस हिसाब से बना हुआ है कि आगे वाले चैप्टर के कोई कॉन्सेप्ट अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो वो आगे वाले चैप्टर के अंदर ही रखा जाएगा, अभी नहीं रखा जाएगा। तो मेक श्योर के आप बुक और मटेरियल कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप तो किसी एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, उनका पूरा मटेरियल करो A to Z, और उन्हीं की टेस्ट सीरीज दो। तो आपको बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग के पर्पज से भी दी जाती है। ठीक है। थर्ड थिंग, टेलीग्राम इज़ फ्री पॉइजन। सो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो टेलीग्राम है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी, बट फ्री का ये मतलब नहीं है कि इट इज़ अच्छा। क्योंकि टेलीग्राम में स्पेशली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइबर लाने के लिए कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। मतलब क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग होता है दैट आल्सो मैटर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मटेरियल में आपको डंप करके दे दिया। बहुत क्वेश्चन को मटेरियल को तैयार करने में, टेस्ट को तैयार करने में, उसको बैलेंस करने में, फिर उसको ग्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिया, उससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है। बच्चे को धीरे 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 ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि वो इजी फील करे, और जिसे बोलते हैं बम्पी राइड ना हो कि कभी बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, कभी इजी क्वेश्चन आ गया, कभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे के दिमाग में फॉर्मेशन होगा ही नहीं पैटर्न्स का ना ढंग से। तो जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं जेई के, वहाँ पे जो नई कॉन्सेप्ट्स आए हैं, नई मैनिपुलेशंस आए हैं, उनको भी अकोमोडेट करना होता है। तो मटेरियल बनाना, टेस्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा आई विल से एग्जॉस्टिव काम है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स चाहिए होता है। तो आजकल जैसे बहुत सारे बच्चे यूजली बीटेक करके और वो मटेरियल देने लगते हैं, दैट इज़ नॉट द वे। ये ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ठीक है। नो बैकलॉग। अगर आप मान लिया प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने ये वाला एक मंत्र रख लिया कि मैं कभी बैकलॉग नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ चलेगी। किसी भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा परफेक्शन लाने की बजाय वी शुड नो हाउ टू मूव ऑन। मतलब एक चैप्टर है, मेरे को 80% समझ में आ गया, 20% मेरे को दिक्कत दे रहा है,
तो हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए वो 20% समझने की। अगर नहीं समझ में आए तो अभी के लिए छोड़ दिया, यू कैन ऑलवेज डू आफ्टर फर्स्ट मेंस, आफ्टर सेकंड मेंस। क्योंकि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मान लीजिए 80% चीज़ समझ में आ गई और 20% नहीं आई, तो जो नहीं आ रही होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली टफर वाला पोर्शन होगा, और हो सकता है वो मेंस के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना भी हो। तो चीज़ों को सीक्वेंसिंग करना आना चाहिए, कि हमें प्लानिंग करना आना चाहिए कि चलो ये वाला टफ पोर्शन है, ये तो हमें एडवांस में चाहिए होगा, तो मेंस के बाद कर लेंगे। क्योंकि जब बच्चा परफेक्शन लाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा एक ही चैप्टर में टाइम लगा दिया, मान लिया उसकी जो कोचिंग में या जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं वहाँ 2-3 चैप्टर आगे चले गए, फिर वो उसको कैचअप करने की कोशिश करता है, प्लस स्कूल का प्रेशर, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा बस घूमता रहता है। 2-3 महीने तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करते हैं जो हाईली मोटिवेटेड होता है। बट क्या है कि अ, जब जो कैचअप करेगा तब तक वहाँ पे और 2 चैप्टर आगे चला गया होगा, और जो पढ़ाया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में वो तो फुल कैपेसिटी से पढ़ाया जाता है। मतलब ऐसा थोड़ा है कि मेरे को पता है कि एक बच्चे के पास 10 घंटे अवेलेबल है तो मैं उसको 4 ही घंटे का काम दूँ, बाकी 6 घंटे ऐसे ही छोड़ दें, नहीं। हम तो जो मटेरियल है उसको भी ग्रेडेड करके रखते हैं, ताकि, क्योंकि बच्चे की रिसेप्टिविटी में भी अंतर होता है। दो बच्चे हो सकता है कि एक दो दो बच्चों में हो सकता है कि एक बच्चा सारा मटेरियल कर ले, मतलब 6 घंटे के अंदर वो मान लिया 100-150 क्वेश्चन कर ले। दूसरा बच्चा हो सकता है 6 घंटे के अंदर केवल 30 क्वेश्चंस कर पाए, डिपेंडिंग अपॉन रिसेप्टिविटी कितनी है, आईक्यू क्या है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कितनी की गई है, एक्सपोजर कितना है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर हम ये इंश्योर करें कि बैकलॉग नहीं होने देना है, तो दैट इज़ द बेस्ट टिप आई वुड गिव यू फॉर योर प्रिपरेशन। भले ही हमारा एक चैप्टर 100 की बजाय 90 का अगर हमारा कॉन्फिडेंस है तो वो चलेगा, क्योंकि उसको आगे जाके 100 कर सकते हो। बट अगर एक बार बैकलॉग के स्पाइरल में अगर आप फंस गए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। देन बी प्रैक्टिकल, जैसा मैंने बोला कि किसी भी चैप्टर में ये मत सोचो कि हमें बिल्कुल 100 पे ही पहुंचना है। मतलब ऑफ कोर्स दैट इज डिजायरेबल और हमें उसका कोशिश भी करनी चाहिए, वी शुड स्ट्राइव फॉर इट। बट अगर नहीं हो रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर चैप्टर, वी शुड बी प्रैक्टिकल। ठीक है, अवॉइड गाइडेंस सजेशन फ्रॉम इनकॉम्पिटेंट पर्सन। जैसा मैंने बोला कि आजकल बहुत सारी जगह पे, जैसे टेलीग्राम चैनल हो गए, यूट्यूब हो गए, उसमें बहुत सारे नए नए बच्चे जिनको खुद एक्सपीरियंस नहीं होता है पढ़ाने का, वो लोग ज्ञान देने लगते हैं। तो ऐसे चंगुल में फंस के हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं कि उन्होंने, किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसे ही उल्टी सीधी टिप्स दे दी, वो उस पर फॉलो करने लगा। 1-2 महीने बाद उसको पता लगा कि ये तो दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज कंप्लीटली रबिश, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होता है। तो उस टाइम पे जब वो राइट गाइडेंस सीख करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसका कॉम्प्रोमाइज हो ही चुका होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी जिनको एक्सपीरियंस है सालों साल हर तरह के बच्चे को देखना, क्योंकि हर तरह के बच्चे की जो डिमांड होती है वो अलग होती है। अगर मान लिया कोई आईआईटी में मान लिया किसी का टॉप 50 के अंदर भी रैंक आ गया, तो दैट डज नॉट मीन कि वो एक अच्छा गाइड हो सकता है, क्योंकि जो उसका सोचने का पर्सपेक्टिव होगा, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो केवल अपने एंगल से सोचेगा। जबकि वन शुड अंडरस्टैंड कि जो रैंक 100 में जो बच्चा आता है और जो रैंक 10,000 में बच्चा आता है, 10,000 वाले बच्चे के जो मार्क्स रहते हैं वो लगभग हाफ मार्क्स रहते हैं टॉप 100 वालों के। तो दोनों का जो प्रिपरेशन करने का स्टाइल है, या दोनों के लिए जो टू डू लिस्ट है, वो टोटली अलग अलग है। तो वी कैनॉट से कि एक जो प्लान है वो सभी पे काम करेगा। इट डिपेंड्स कि आप कौन से रैंक बैंड में हो, कि 500 पे के रैंक बैंड में हो तो उसकी एक पूरी एनालिसिस होती है कि 500 के रैंक बैंड में हो तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा वीक है, या चैप्टर वाइज एनालिसिस होती है। तो उसके हिसाब से फिर रेमेडी बताई जाती है कि आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। यूजली जो एक बच्चा है अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपने ही पर्सपेक्टिव से सोचता है कि वो कैसे कर रहा था, तो विच मे नॉट बी फिट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द बोर्ड। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। रिवाइज एवरी मंथ के जो हमारे नोट्स हम बनाते हैं उनको हम हर मंथ एक बार जरूर उसकी रीडिंग लगा लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तुम्हें लगेगा कि ये तो मैंने पता नहीं कब पढ़ा था। तो भले ही जैसे हम किसी चैप्टर में 100 की बजाय 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें वो चलेगा, बट नोट्स का रेगुलर रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से टेस्ट देना रेगुलरली बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट में भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो थ्योरी में कवर नहीं हो गए या फिर जो प्रैक्टिस में कवर नहीं हुए, टेस्ट के थ्रू भी कवर किए जाते हैं। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि टेस्ट में हमारा टेम्परामेंट डेवलप होता है, बहुत सारी लर्निंग हमें टेस्ट में मिलती है, कैलकुलेशन के पैटर्न्स बनते हैं टेस्ट में, क्योंकि अंडर प्रेशर हम काम कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें अगर कोई बच्चा ये सोचे बिल्कुल लास्ट के एक मंथ में मैं 10 टेस्ट दे दूंगा तो उससे नहीं आएगा। मतलब इट इज़ लाइक कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल का खाना हम लास्ट के 10 दिन में खा ले फिर पूरे साल भूखे रहें, ऐसा नहीं हो सकता।
वो डेफिनेटली उससे बीमार पड़ेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो चीज़ें हमें ब्रेन में पैटर्न्स बनाने हैं या फिर हमें पेपर अटैम्प्ट करने की जो टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं कि क्वेश्चन को कब छोड़ना है, कब मेरे को ये पता लगना चाहिए क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन फंसने वाला है, दिखने में ईजी है नहीं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो लर्निंग ड्यूरिंग द आपका प्रिपरेशन ही होगा जब आप बहुत सारे टेस्ट दोगे। बिल्कुल लास्ट में जाके सोचोगे तो उस टाइम तो ब्रेन वैसे ही इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि चीज़ें उसे दिखाई नहीं देंगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, फीचर ऑफ द कोर्स जो प्रखर 2 है टीम कंपटीशन का, और जिसकी हेल्प से बहुत सारे बच्चों ने बहुत शानदार रैंक लेके आए अपने पोटेंशियल के हिसाब से। उसमें क्या क्या फीचर उसके बारे में बात कर लें तो सबसे पहले चीज़ तो वी विल बी गिविंग यू रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स, ताकि बच्चे का डिसिप्लिन बना रहे। और जो लेक्चर्स हैं वो वीक में, जैसे मैंने बोला कि अभी तो 3 आएंगे और वीक में अभी तो 3 दिन आएंगे, आगे चल के वो 4 and 5 डेज होगा। 1.5 आवर के ऑन एन एवरेज लेक्चर होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। और एक जो लेक्चर होगा, जो शेड्यूल्ड लेक्चर होगा, मान लिया जो 11th जनवरी वाला लेक्चर होगा, वो 11th जनवरी को ही अनलॉक होगा। बट एक बार वो अनलॉक हो गया तो उसके बाद दैट विल बी अवेलेबल टू यू टिल जेई एडवांस। ठीक है, फिजिकल प्रैक्टिस मटेरियल एंड डिजिटल टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन, मतलब जो भी हम मटेरियल देते हैं, टेस्ट हो गया या फिर जो डीपीपीज हो गई या फिर एक्सरसाइजेज हो गया, उनका टेक्स्ट सोल्यूशन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, एंड जो भी मटेरियल है बच्चे का स्क्रीन टाइम कट करने के लिए हम एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उस मटेरियल के पार्ट का एक फिजिकल कॉपी भी बच्चे को भेजते हैं, ताकि वो प्रैक्टिस करने में उसके वो स्क्रीन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जाता है। मतलब कंपटीशन में आप ये मान सकते हो कि यहाँ की जो टीम है दैट इज़ द एक्सपीरियंस टीम, जिन्होंने कोटा में डिकेड्स में पढ़ाया हुआ है, और टॉप 10 से लेके टॉप 100 वाले स्टूडेंट, 1000 वाले स्टूडेंट, 10,000 वाले स्टूडेंट, 1 लाख वाले स्टूडेंट, हर तरह के स्टूडेंट का बहुत साल का अनुभव है। तो जो भी बच्चे की प्रिपरेशन के लिए ईच एंड एवरीथिंग जो भी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी प्रिपरेशन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि उसको जिस चीज़ की नीड है उसका एफर्ट उसी चीज़ में लगना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट, पूरा इकोसिस्टम हमने तैयार कर रखा है। बस तुम्हारा तो काम यह है कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाए उसको फॉलो करना। आपको बाकी मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको वैसे भी अवेलेबल कराते हैं कि पेपर में, जैसे जेई का पेपर कब निकलेगा, फॉर्म कब निकलेगा, उसको कैसे भरते हैं, ताकि बच्चे का जो टाइम है वो इन सब नॉन वैल्यू एडिड चीज़ों में वेस्ट ना। ये ठीक है, बाकी टेस्ट हो गए, कितने टेस्ट लेने हैं, किस तरह के टेस्ट लेने हैं, मेंस वाले, एडवांस वाले, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस टाइम पे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। फिर एक पीवाईक्यू वाले टेस्ट हो गए, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो गए, उनको कैसे देना है, वो सारा ईच एंड एवरीथिंग वी हैव सॉर्टेड आउट। और जैसे ऑनलाइन में हमारा ये 5 साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो एवरी साइकिल में वी आर इम्प्रूविंग कि जो भी हमें लर्निंग मिलती है, जो भी नए पैटर्न के टेस्ट पूछे जा रहे हैं जेई के अंदर, दैट वी आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पे अगर आपने एडमिशन लिया तो आपका काम केवल पढ़ना होगा, बाकी किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे डाउट क्लियरिंग हो। कंपटीशन की डाउट क्लियरिंग इज नोन फॉर इट्स प्रॉम्प्टनेस, कि आपको टेलीग्राम की डाउट क्लियरिंग मिलेगी, फिर 24/7 आप वहाँ पे वॉइस मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ऑडियो मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। डेली हमारा एक लाइव डाउट काउंटर भी होता है। वहाँ पे एक जैसे सर्टेन टाइम इंटरवल में आप किसी भी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है। तो इस तरह की सारी चीज़, पूरा इकोसिस्टम इज देयर जो भी बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है। मतलब द थिंग विच यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ कि ये भी चाहिए होगा, दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाई अस। बोर्ड की जो हेल्प है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी बहुत सारी तरह की चीज़ें, बहुत सारे बच्चे WBJ लिखते हैं, MSCET लिखते हैं, उन सब के टेस्ट पेपर हम कराते हैं, बिट सेट के टेस्ट पेपर हम कराते हैं, ताकि बच्चे को कहीं भटकना ना पड़े। मतलब ये वन एंड ऑल जैसी चीज़ है कि जो भी बच्चा अगर जेई दे रहा है तो वो कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट एग्जाम दे रहा होगा, उस सब का इज टेकन केयर विद इन दिस फीस। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हिडन फीस है कि अगर आप ये चीज़ और करा दो तो और पैसे लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिलेगा वो ऑथेंटिक एक्सपर्ट्स वाला गाइडेंस मिलेगा। ये ठीक है, आपको यहाँ खरी खरी बातें बताई जाएंगी, बिल्कुल सीधी सीधी। यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ नहीं बोली जाएगी जो आपको अच्छी लगे सुनने में और फिर घर पे जाके सो जाओ। ऐसी चीज़ बोली जाएगी जो बिल्कुल सही है, विच इज़ ट्रू फॉर यू।
चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है तो डेफिनेटली विल पॉइंट आउट दैट कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहाने मत बनाओ। इस तरह की चीज़ें आपको खरी खरी बिल्कुल सुनने की मिलेगी। और जो बच्चा इन सब चीज़ों पे अमल करेगा उसका ऑफ कोर्स जो लास्ट में फल आएगा वो बहुत ही मीठा होगा। ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बोला कि विल बी प्रोवाइडेड हियर। 3 वीक में ऑन एन एवरेज टेस्ट होते हैं और फिर बहुत सारे तरह के टेस्ट हैं, तो दैट यू नीड नॉट टू वरी। टॉप 5 रीजन टू ज्वाइन टीम कॉम्पिटिशन। सबसे पहले सिंसियर स्टडी, नो टाइम वेस्टेज। वी अंडरस्टैंड कि बच्चे के लिए कैरियर के लिए जो भी आगे 30-40 साल का कैरियर होगा उसके लिए ये साल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो बच्चा मेहनत करेगा उसका एक एक घंटे का जो हार्डवर्क है उसका कई गुना रिटर्न उसको आगे चल के मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात करते हैं, हम कोई भी इधर उधर की टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं करते। कि ऐसा नहीं कि मान लिया एक क्लास में सिंसियर बच्चा है, नॉन सिंसियर बच्चा है, तो नॉन सिंसियर बच्चे को खुश करने के लिए हम जोक सुना रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं, ये सब नहीं होगा। इसी वजह से वी डू नॉट वांट कि हमारे बैच में कोई नॉन सिंसियर बच्चा है। दे शुड अंडरस्टैंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट ईयर है उनके आगे के कैरियर के लिए। ठीक है। जेन्युइन एंड नोबल इंटेंट का मतलब क्या है कि वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर पूरा IIT JEE का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाला इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो अगर कोई बच्चा मान लिया फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है और वो मान लिया फीस देना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। और उसमें भी जैसे यूट्यूब में कुछ ऐड वगैरह आता है तो हमने ऐसे बच्चों को ताकि उस बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, हमने वो सारा मटेरियल अपने ऐप के ऊपर भी दे रखा है। तो कंपटीशन नाम की ऐप जो है वहाँ पे जाके आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पे यूट्यूब वाले सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और एड्स वहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है तो वो ऑफ कोर्स एज फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकता है। तो मतलब हमारे लिए स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच है कि स्टूडेंट सबसे पहले, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग इज बाद में। तो बेस्ट ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंट रिजल्ट, मतलब वी आर द फर्स्ट वन कि जब भी रिजल्ट होता है तो हम सबसे पहले विद नेम एंड बैच हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ इंस्टीट्यूट जैसे बाद में कोई नंबर बोल दिया फिर बाद में जाके अरेंज कर रहे हैं इधर उधर से, ऐसा नहीं है। और मतलब दिस इज़ वेल नोन इन मार्केट की जो कंपटीशन के रिजल्ट्स हैं दे आर टोटली ऑथेंटिक। फैकल्टी एक्सपीरियंस, मटेरियल प्लस टेस्ट। फैकल्टी का जो डिकेट्स का एक्सपीरियंस है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू जो भी आपके टेस्ट बनाए जाएंगे, वो हर टेस्ट के टेस्ट होंगे, बैलेंस टेस्ट होंगे, जैसा एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है उसको मिमिक करते हुए। जो मटेरियल आएगा वो, जैसा मैंने बोला कि मटेरियल बनाना इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग, कुछ भी इकट्ठा करके दे दिया, उसको ग्रेड करना पड़ता है फिर बहुत सारे क्वेश्चनों को। क्योंकि आज की डेट में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। पहले तो क्या था कि मटेरियल कम होता था और लोग बाग इधर उधर ढूंढते थे, कोई अच्छी बुक ढूंढते थे। आज की डेट में क्या इतना ज़्यादा मटेरियल है कि उस मटेरियल में से सबसे काम की चीज़ निकालना, फिर उनको ग्रेड करना, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्लास के अंदर कराए जाएंगे, कुछ मटेरियल के अंदर दिए जाएंगे, कुछ DPP के अंदर दिए जाएंगे, कुछ टेस्ट के अंदर दिए जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को कि किस क्वेश्चन को कहाँ रखना चाहिए, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होता है। एंड आर टीम इज मास्टर इन दैट। उसका लीडर इन इनोवेशन इन टीचिंग। हमने बहुत सारी चीज़ ऐसे निकाली हैं जिससे बच्चे की पढ़ाई को कस्टमाइज़ किया जा सके उसकी नीड के हिसाब से, और उसका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है वो हमारी तरफ से सॉल्व हो जाए। मतलब आपकी तरफ से ऑफ कोर्स कमिटमेंट तो चाहिए होगा, उसका तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्डवर्क आपकी तरफ से चाहिए होगा, डिसिप्लिन आपकी तरफ से चाहिए होगा। बाकी की हर बच्चे की जो यूनिक सिचुएशन है कि मेरे को इस चीज़ पार्ट में दिक्कत आ रही है, तो दैट कैन बी कस्टमाइज बाई अस। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। और जैसा हमने बोला कि हमने 5 साइकिल रन कर दिया है, तो उसमें जो हमने हज़ारों बच्चों को देखा है कि उनको क्या क्या दिक्कत आती है, तो जब भी वी आर एबल टू आइडेंटिफाई समथिंग कि ये प्रॉब्लम इन बच्चों को आ रहा है, तो वी ट्राई टू डेवलप इनोवेटिव, जिसे बोलते हैं ना, कोर्स और सम हेल्प जो उन बच्चों को इस वाली प्रॉब्लम से निजात दिला दे। तो इसलिए हमारी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत एक्टिव मॉनिटरिंग है, ताकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम से छुट्टी पा सके। ऐसा नहीं कि उसको कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे कि ये कर लेना। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे, और फिर उसके हिसाब से उसके लिए बेस्ट क्या है दैट वी विल सजेस्ट। वी विल सजेस्ट का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी टूल इज अवेलेबल विद अस। मतलब ये नहीं बोलते कि बाहर से ये खरीद के कर लेना। ऑफ कोर्स वी विल टेल यू कि हमारे ये वाले कोर्स है, ये वाले चैप्टर कर लेना, या फिर ये वाला पैकेज तुम ट्राई करो जो तुम्हारे ऐप में दे रखा है, इस तरह की चीज़ें।
ठीक है, तो अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, टेट्रा 021 या फिर 7410900901 है यहाँ पे, या फिर 906 या 908, इनमें से किसी नंबर पे बात कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में वैसे हमने लिंक दे रखा है हमारा जो यूट्यूब चैनल है मोहित त्यागी, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हो, आप ये देख सकते हो टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग बेटर है, देन यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच। ठीक है, सो आई होप यू विल बी यूजिंग योर टाइम प्रोडक्टिवली, एंड जो भी टाइम आपके पास है, ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि चलो 11th में तो हमने बहुत तैयारी कर ली, अब 1-2 महीने आराम करते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। वो जैसे ही तुम 12th स्टार्ट करोगे, 1-2 महीने बाद तुम्हें समझ आएगा तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो जो बच्चे कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, अच्छा ये जो प्रखर वाला बैच है ये उन बच्चों के लिए जिनकी 11th कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि 11th में वो बोलेगा कि मेरे ये चैप्टर नहीं हुए, तो ऑफकोर्स दोज काइंड ऑफ चैप्टर वी विल प्रोवाइड। अगर कोई भी इस तरह की चीज़ है कि 11th में कुछ यहाँ पे और जहाँ पे उसने पढ़ा था अगर और कहीं पढ़ा है, चैप्टर में मिसमैच है, तो 11th के जो चैप्टर उसके रह गए हैं दैट वी विल बी टेकन केयर, दैट विल बी टेकन केयर, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर किसी बच्चे का ये बोले कि मेरा 11th पूरा ही साफ है बिल्कुल और मेरे को 11th और 12th दोनों ही पढ़ने हैं, तो उसके लिए वी हैव ए सेपरेट बैच दैट इज कॉल्ड प्रखर इंटीग्रेटेड। तो प्रखर इंटीग्रेटेड में 11th प्लस 12th पूरा पढ़ाया जाता है। यहाँ प्रखर वाले बैच में वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन 12th वाला पोर्शन। तो आई होप जो भी आपकी सिचुएशन होगा, जो बचा हुआ टाइम है उसको आप प्रोडक्टिवली यूज करके अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।